हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिहाज से। तो इसमें जो भी हमारा आपका ये एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि ये हॉलिस्टिक रहे ताकि आपका प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के पर्सपेक्टिव से आपका प्रिपरेशन हो जाए। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि एक्जिया आईएएस एकेडमी ने 1 मंथ क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर एपीएससी 2025, जो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल। तो जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट है वो हमसे जुड़ सकते हैं और एडमिशन डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। बाकी जो भी कोर्स के हाईलाइट है उसको इस पर मैंशन किया गया है, इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अबाउट फाउंडेशनल कोर्स। तो जो भी एस्पिरेंट है जो आपके 26, 27 या फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो उनके पास अभी बहुत समय है। तो उनको क्या करना चाहिए, फाउंडेशनल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपका प्रिपरेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो उसके लिए आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल फ़ी है और आप ये इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। बाकी जो भी कोर्स के हाईलाइट है उसको इसमें मेंशन किया गया है। मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा की जाएंगी जिन्होंने एग्ज़ाम के डिफरेंट स्टेजेस को क्लियर किया है और इवन सिलेक्शन भी हासिल की है। जो भी क्लासेस होंगे वो ऑनलाइन एज वेल एज़ ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल होगा। और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी रहेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप वही सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है एक केस के रिगार्डिंग, जिसकी सुनवाई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने की और जो केस था उसको क्वाश कर दिया कि ये जो केस था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। तो इसमें केस क्या है, जो आपके गुजरात पुलिस है उन्होंने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट इमरान प्रतापगढ़ी और एक्यूज़ किया था कि वो उन्होंने अपने पोएट के ज़रिए हेट फैलाने की या फिर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की है। तो इमरान प्रतापगढ़ी अभी कौन है, ये एक कांग्रेस एमपी है। तो इनके अगेंस्ट जो केस था इसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट जो केस था उसको क्वॉश कर दिया है। तो हेट स्पीच का केस था इनके अगेंस्ट और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी लाइन दी है कि फ्री स्पीच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी एंड सिविलाइज सोसाइटी। तो एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए फ्री स्पीच का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो डेमोक्रेसी है वो आपका नेम शेक ही रह जाएगा, सोसाइटी कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगी। तो सोसाइटी को सिविलाइज बनने के लिए, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन होने के लिए, हेल्दी होने के लिए क्या है, फ्री स्पीच, फ्री डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में। तो इसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अभी हमें लगता है कि हम जो अपना एक्सप्रेशन है वो सिर्फ स्पीच के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं एक्सप्रेशन के, जैसे पोइट्री हो सकता है, थिएटर हो सकता है, फिल्म हो सकती है, सटायर हो सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है। ओके, स्टैंड अप कॉमेडी का माध्यम से स्टैंड अप जो कॉमेडियन है वो भी अपना जो स्पीच है, अपना जो एक्सप्रेशन है वो जाहिर करते हैं। और इसी के साथ आपका आर्ट भी एक फॉर्म हो गया, एक म्यूज़िक भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फॉर्म हो गया। तो डिफरेंट मीडियम के ज़रिए हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो राइट है ये ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ही है, लेकिन इसमें फिर भी क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और ये रेस्ट्रिक्शंस आपके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रखे गए हैं। और ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो रीज़नेबल होंगे, ऐसा नहीं कि किसी का मर्जी हुआ तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। तो उसी के बारे में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है कि कौन कौन से ग्राउंड में जो है आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ग्राउंड्स लाइक पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इन सब ग्राउंड में आपके
या हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। और ध्यान रखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो रीज़नेबल होना चाहिए, और रीज़नेबल में भी कौन सा रीज़नेबल होना चाहिए? ट्रूली रीज़नेबल होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी हार्मफुल और ऑप्रेसिव, तो ये हार्मफुल और ऑप्रेसिव नहीं होना पड़ेगा। दे मस्ट रिमेन ट्रूली रीज़नेबल। तो ट्रूली लगाते ही क्या है, इसमें इस शब्द में और आपकी वैल्यू जोड़ी गई है कि ट्रूली रीज़नेबल होना पड़ेगा। और इसमें प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट भी किया जाएगा कि अभी किसी ने एक स्पीच रखी, उसे कोई जैसे वो स्पीच आपका क्या था, थोड़ा सा ऐसा हेटफुल जैसा ही था, लेकिन उसने कोई आपका हेट इंसाइट नहीं किया, तो वैसे स्पीच को भी क्या है आपका रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वो हो गया प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल कि जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्या उस स्पीच ने एक्चुअली में कोई हार्म किया है? अगर नहीं किया है तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता है, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा वो एज पर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ही लगाया जा सकता है। तो ये जो वर्डिक्ट है अभी हाल ही में जो आया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्या करता है, दिस वर्डिक्ट प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोरालिटी रखी गई है, जो वैल्यू रखी गई है, उसको ये जो जजमेंट है ये प्रोटेक्ट कर रही है। तो अभी जो स्टेट है उनका काम ये नहीं है कि जो हमारा फ्रीडम है उसको रेस्ट्रिक्ट करे, उनका काम है कि हमारा जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या फिर अदर राइट्स हो, उसको अपहोल्ड करना, उसको इन्हांस करना और आगे बढ़ाना। तो इसमें अभी क्या है, स्टेट को जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको बड़े ही सोच समझ के लगाना है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर क्या है अभी आपका इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको स्टेट कैसे वॉयलेट कर सकती है, और डिफरेंट समय पे सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट जजमेंट के ज़रिए कैसे हमारे जो राइट्स है उनको स्ट्रेंथन करता आया है, उसके रिगार्डिंग मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाकी जो भी इसका लीगल डायमेंशन है, कैसे आपका सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जजमेंट दिया है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है, बैकग्राउंड ऑफ द केस। तो इसको एक बार पढ़िएगा, सिंपल लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी इसमें अभी समझने का यही है कि मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या ये एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है क्या? है। कौन से ग्राउंड में है? जो ग्राउंड मेंशन किए हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और ओवरऑल जब इसमें मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो ये आर्टिकल को सब्सटेंशिएट करते हुए ही आपको आंसर लिखनी है। जो रिसेंट के जजमेंट है, पास्ट के जो जजमेंट है, उनको सब्सटेंशिएट करते हुए ही इनको लिखना ज़रूरी है। तो कभी क्या है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने के लिए सेडेशन का जो सेक्शन है वो भी लगा दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट समय पे सेडिशन का जो चार्जेस है उसके अगेंस्ट भी वर्डिक्ट दी है कि सेडिशन का जो लॉ है वो तो ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, हर किसी सर्कमटेंसेस में नहीं लगाना है, उससे लोगों का स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म जो चाहती है वो सही नहीं है, कि मेजॉरिटी अगर किसी माइनॉरिटी जो ओपिनियन है उसको दबाना चाहती है तो वो एक डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी किसके लिए है? हर पीपल के लिए है। हर पीपल का स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करती है, और एक डेमोक्रेसी में हर इंसान को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक होता है, ताकि सभी का जो एक्सप्रेशन का राइट है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बाकी जो भी की टर्म्स है फॉर यूपीएससी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, चिलिंग इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो अभी अगर छोटे मोटे केस में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छोटी छोटी बातों में अगर कर्टेल किया जाए, तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लोग डरेंगे, फ्री स्पीच को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या है, एक चिलिंग इफेक्ट देखा जाएगा कि स्पीच में ठंड पड़ जाएगी, लोग फ्री स्पीच को इस्तेमाल करने से डरेंगे। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यू है उनको एडहेयर करना है, उनको पालन करना है, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रेफर्स टू, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया जा सकता है। तो 4 में से कभी क्या है, आपको ऐसे इसके सब ऑप्शन नहीं रहेंगे तो एक ढूंढना होगा, फिर सब ऑप्शन रहेंगे तो 2-3 स्टेटमेंट सही हो सकती है, उसका मीनिंग उसमें दिया जा सकता है 2-3-4 स्टेटमेंट में, तो उससे ढूंढना होगा आपको।
ओके, इसको ध्यान रखना होगा। फिर मेजोरिटेरियनिज्म क्या है कि गवर्नेंस और पॉलिसी शेप्ड सोनली बाय मेजोरिटी सेंटीमेंट। तो अभी सिर्फ मेजोरिटी सेंटीमेंट ध्यान रखिएगा, इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी मैं रिलीजन के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, ओपिनियन के हिसाब से, कि मेजॉरिटी ओपिनियन अगर बोलती है कि एक पर्टिकुलर चीज़ सही है, अगर माइनॉरिटी ओपिनियन उसमें बोलती है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो माइनॉरिटी ओपिनियन को दबाना उसमें सही नहीं है। ओपिनियन सभी का रहना चाहिए, वो चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो। तो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के जो ओपिनियन है उसको रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, यही तो डेमोक्रेसी है। ओके, तो उसी के बारे में ये कहा गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा ये टर्म का एक्सप्लेनेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि किसी भी टर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए टर्म को क्लियरली समझना जरूरी है। फिर आर्टिस्टिक फ्रीडम क्या है, द लिबर्टी टू एक्सप्रेस सोशो पॉलिटिकल कॉमेंट्री थ्रू क्रिएटिव फॉर्म्स। तो क्रिएटिव आर्ट के जरिए लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल डिसेंट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट आपके कंडमेशन जाहिर करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये क्या है, फॉर्म है डेमोक्रेसी में। तो वैसे ही तो डेमोक्रेसी क्या होगा, हेल्दी होगा, और जो भी डेमोक्रेसी में लेक्यूनास या फिर ड्रॉबैक्स है वो ठीक होंगी। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किसी भी हालत में दबाना सही नहीं है, जब तक वो ऐसा कोई माहौल क्रिएट ना करे जिससे कि ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हार्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मैसिव क्वेक, जो अर्थ क्वेक आया था कल, किल्स एटलीस्ट 144 इन म्यांमार एंड 8 इन थाईलैंड, जुंटा 6 फॉरेन हेल्प। तो कल जो आपका म्यांमार और थाईलैंड में अर्थक्वेक आया था, और इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था अबाउट 7.7। जो मेन क्वेक था, जो मेन अर्थक्वेक था उसका 7.7 रिक्टर स्केल पे था, और उसके बाद जो था 6.4 आफ्टर शॉक के बारे में। तो 7.7 जो शॉक है ये डेंजरस है, इससे क्या होती है, बिल्डिंग्स ये सभी कोलैप्स हो जाती है और इससे कैजुअलिटी दिखाई पड़ती है। तो कितने डेथ रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, 150 प्लस म्यांमार से, 8 थाईलैंड से, और इंजर्ड हुए हैं लगभग 732 प्लस इन म्यांमार। तो अभी इसका जो आपका ईपी सेंटर था, ईपी सेंटर मतलब कहाँ ये जो अर्थक्वेक है वो जनरेट हुआ था, तो सेंग्यांग नाम का एक जो फॉल्ट है उसमें हुआ था। तो ये सेंग्यांग फॉल्ट किसके बीच में है, आपका जो सुंडा माइनर प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है उसके बीच में है। तो उसके बीच की एक्टिविटी की वजह से ही ये जो अर्थक्वेक है वो आया है। तो ये जो सेंग्यांग फॉल्ट है इसके बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ओके, और ओवरऑल आपको जो प्लेट टेक्टोनिक्स है कि अर्थ में आपके मेजर 7 प्लेट्स है, डिफरेंट माइनर प्लेट्स है, वो प्लेट कैसे एक दूसरे के साथ आपके कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, उसके वजह से कैसे आपका जो अर्थ है वो शेक करता है, और उसके वजह से किस तरह से ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हो सकती है उसको समझना है। फिर आपके डिफरेंट जो आपके फिनोमेना है प्लेट टेक्टोनिक्स के, उसके वजह से कैसे फोल्ड माउंटेन फॉर्म होता है, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होता है, कैसे रिफ्ट वैली फॉर्म होती है, कैसे वोल्केनोस आते हैं। तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, जो जीएस पेपर 1 में हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। प्लस मेंस में क्या है, अभी जब अर्थक्वेक आया तो इससे क्या है, ये एक डिज़ास्टर क्रिएट करेगा। तो अभी जो पेपर नंबर आपका जीएस पेपर नंबर 3 है उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, तो पूरा ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे इस तरह के डिज़ास्टर्स को हम इसके जो इम्पैक्ट है उसको कैसे कम तो नहीं कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही। इसके जब ऐसा इंसिडेंट दिखेगा तो इसको कैसे हम टेकल कर सकते हैं, कैसे इसको रेस्पॉन्ड किया जाएगा समय पे, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करनी है, जीएस पेपर 3 के लिहाज से, मेंस के लिहाज से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और इसी के साथ जो भी हमारे लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 है, तो उसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट नेशनल लेवल, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट स्टेट लेवल, फिर आपका लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डीडीए में, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें समझना होता है। तो प्रीलिम्स में क्या है, इसके कुछ लीगल डायमेंशंस, फिर जैसे सीडीआरआई है, कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, फिर ओके, तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है म्यांमार के 6 रीजन में प्लस बैंकॉक
बैंकॉक में। तो बाकी इसमें कितना डैमेज हुआ है ये सभी आप फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बाकी ये जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। डिज़ास्टर रेस्पॉन्स में क्या बॉटलनेक्स आ सकते हैं उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, तो उससे क्या है, रिस्पॉन्स में बॉटलनेक्स आ सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड नहीं है तो उससे क्या है, दिक्कतें आ सकती है। तो इसीलिए अभी आप स्टेट में अगर देखें हमारे इंडिया में, तो स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ है। तो इनको कैसे इस्तेमाल करके डिज़ास्टर में रेस्पॉन्स दिया जा सकता है। इसी के साथ आपका हेल्थ का टीम, पुलिस का टीम, ओके, पीडब्ल्यूडी, ये सभी, फिर टेलीकॉम कैसे जुड़ी हुई है, इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी रहता है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, तो बाकी इसमें ड्यूटी टू एड, अभी एथिकल इसका डायमेंशन भी देखना ज़रूरी है कि जब भी ग्लोबल लेवल में कोई भी कंट्री डिज़ास्टर को फेस करता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही उसका कंडीशन वल्नरेबल हो जाता है। तो उस समय क्या है, डिफरेंट जो नेशन है उनको एड देना ज़रूरी बन जाता है। और ये क्या है, ह्यूमैनिटी के बिहाफ में एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है। हर देश का लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए नेशन को जो भी हेल्प की जा सकती है उनको करना ज़रूरी रहता है। जैसे इंडिया ने नेपाल अर्थक्वेक में, फिर टर्की के अर्थक्वेक में, डिफरेंट अर्थक्वेक में या फिर डिज़ास्टर्स में नेशंस को मदद की है, फूड सप्लाई भेज के, फिर मेडिसिन सप्लाई भेज के, फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भेज के। तो ये ज़रूरी रहता है। बाकी इसमें आपके हिस्टोरिकल जो भी पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट है उसको भी दिखाया गया है। जैसे 2005 कश्मीर अर्थक्वेक, फिर आपका जो भुज अर्थक्वेक था गुजरात में 2001 में था, मुझे जितना याद है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, केस स्टडी की तरह हम देख सकते हैं। फिर जापान क्या है, हाईली वल्नरेबल है अर्थक्वेक को लेके। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक्स। सो इंडिया का भी आपका लगभग जो हिमालयन रीजन का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। पेनिनसुलर पार्ट को छोड़ के, पेनिनसुलर पार्ट में जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो जो लैंड मास है वो गोंडवाना का पार्ट है और बहुत ही पुराना लैंड मास है, इसीलिए वो स्टेबल है। लेकिन बाकी आप पेनिनसुलर पार्ट को छोड़ के बाकी जो भी नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो वल्नरेबल है, बिकॉज वो न्यूली फॉर्म्ड लैंड मास है, बिकॉज ऑफ आपका कन्वर्जेंस बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है। ओके, बाकी फिर आपको ये जो भी इसका डिज़ास्टर्स का जो एस्पेक्ट है उसको जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से आपको पूरा प्लेट टेक्टोनिक समझना ज़रूरी होता है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी आप समझेंगे कि जो आपका अर्थक्वेक है वो कैसे आता है प्लेट की वजह से। फिर आपका सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है वो कैसे वल्नरेबल पोजीशन में है। तो स्पेशली जो सोशियो इकोनॉमिकली आपकी पिछड़ी हुई लोग हैं या फिर वल्नरेबल है या फिर मार्जिनलाइज है, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर जो भी डिज़ास्टर है उसका वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं। फिर आपके आईआर के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल लेवल में कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे सीडीआरआई है, फिर आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है। ओके, फिर गवर्नेंस लेवल में कैसे जो गवर्नमेंट है वो आपका डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रह सकती है डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स लेके। फिर जीएस पेपर 3 के हिसाब से देखें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, एनडीआरएफ्स रोल, ये सभी आप देख सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में मेंशन किया गया है कि अर्बन प्लानिंग को अच्छा करना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि जो अर्थक्वेक है उसके अगेंस्ट हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेजिलिएंट रहे। ओके, फिर 4 के हिसाब से देखें तो आपका जो एथिक्स का पॉइंट है कि अभी जो भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लानिंग करेंगे तो उसमें जो भी वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है स्पेशली उनको आपके पॉलिसी में जगह देना बहुत ज़रूरी है। जितने स्टेक होल्डर है उनका जो इंटरेस्ट है उन उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी रहता है। ओके, बाकी इसमें मेंशन की गई है। बांग्लादेश वेलकम्स चाइना टू पार्टिसिपेट इन तीस्ता प्रोजेक्ट। तो अभी बांग्लादेश और चाइना के बीच में जब से रजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, तब से क्या है, एक
क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखा गया है। जो पुराने रिलेशन है उसको भी रिन्यू किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें रिन्यूड कमिटमेंट दिखाया जा रहा है बाय बांग्लादेश। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आया है। फॉर एग्जांपल चिटागोंग जो पोर्ट है उस रीजन में, मोंगला पोर्ट रीजन में। ओके, फिर आपका डिप्लोमेटिक एश्योरेंस दिया जा रहा है बाय बांग्लादेश, और बांग्लादेश सपोर्ट करता है चाइना के वन चाइना पॉलिसी को। ओके, फिर अभी हाल ही में क्या न्यूज़ आया कि तीस्ता जो रिवर प्रोजेक्ट है, तो तीस्ता रिवर अभी ओरिजिनेट कहाँ होता है? सिक्किम में। तो सिक्किम में ओरिजिनेट होके ये आपके दार्जिलिंग होते हुए, तो दार्जिलिंग मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग होते हुए ये आपके फिर बांग्लादेश में एंटर करता है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेके, इसका वाटर शेयरिंग को लेके ऑलरेडी आपकी कन्फ्लिक्ट है, जिसमें आपका जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ट्रीटी होना था उसमें वेस्ट बंगाल जो है वो ऑब्जेक्शन ला रहा है। स्पेशली इसीलिए कि जो तीस्ता रिवर है उससे आपका जो वेस्ट बंगाल है उनके इरिगेशन प्रोजेक्ट में, उनके लाइवलीहुड में ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो बाकी इसमें फर्दर अगर आप देखें तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा एग्रीमेंट भी हुआ है बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना, की एक्सचेंज किया जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र के रिवर के डेटा के बारे में दोनों के बीच में, दोनों देश के बीच। फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टॉक्स है वो भी होने वाला है दोनों देश के बीच में। तो अभी ये इसमें ये जो भी डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है आपके बांग्लादेश और चाइना के बीच। तो इसमें मुद्दा ये समझना है कि ये इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे आपका हैम्पर कर सकता है। तो ऑलरेडी जो आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत हमारा इंटरेस्ट जो आपके पीओ के रीज़न है उसमें सीपीसी के द्वारा हमारा जो इंटरेस्ट है वो वायलेट हुआ है। फिर आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का थ्योरी है कि आपके इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना है वो डिफरेंट जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे आपके बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है, फिर श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट है, फिर आपका मालदीव्स में भी पोर्ट डेवलप कर रही है। तो इससे इंडिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और ये इंडियन ओशन रीजन में, उसको वॉयलेट करता है। तो इसमें अभी इंडिया को भी क्या करना है? प्रोएक्टिव अप्रोच लेना है। तो अभी जैसे इंडिया का इंडियन ओशन रीजन को लेके जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, फिर सागर विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फिर महासागर बोल के एक इनिशिएटिव इसी सागर का ही फर्दर विजन है जो 2025 में अनाउंस किया गया, फिर प्रोजेक्ट मौसम है। तो इन सभी के ज़रिए हमें क्या करना है? चाइना का जो भी स्ट्रैटेजी है, जो इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करना चाहता है साउथ एशिया रीजन में, जो हर्ट करता है इंडिया का इंटरेस्ट को, उसको काउंटर करना है। तो इंडिया के इंटरेस्ट के लिहाज से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश। तो अगर चाइना की प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है तो हमारा ट्रेड इंटरेस्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है। बाकी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो डिफरेंट इंटर स्टेट रिवर है, फिर जो ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो दो देशों के बीच से गुजरती है, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच से, तो उनके बीच में भी समझना ज़रूरी होता है। उनको लेके जो भी डिस्प्यूट्स है उनको समझना ज़रूरी होता है कि वो डिस्प्यूट कैसे हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, फिर हमारा जो फॉरेन रिलेशन है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। तो अभी यूक्रेन के लिए रशिया ने ये कहा है कि यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका जो टर्म है वो ख़त्म हो चुका है, उनका टर्म एंड हो गया है। तो इस हिसाब से अभी क्या करना है? यूक्रेन में इलेक्शन करवाने हैं। तो पुतिन साहब ये चाह रहे हैं कि यूएन के इंटरवेंशन से यूक्रेन में इलेक्शन करवाया जाए और उसी के बाद जो पीस डील है उसको फाइनलाइज किया जाना है। तो अभी इसमें यूक्रेन का रिस्पॉन्स क्या है? यूक्रेन ने इसको डिसमिस किया है और जेलेंस्की साहब ने ये कहा है कि जो टैक्टिक्स रशिया अपना रहा है वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स है, कि डिले करना है और फर्दर जो टेंशन है उसको एस्केलेट करते रहना है और यूक्रेन का जो भी ज़मीन है उसको और ऑक्यूपाई करना है।
तो इसीलिए यूक्रेन क्या कर रहा है, इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो अभी जो भी पुतिन साहब ने जो बात कही है, इसका क्या वैलिडिटी है अगर यूएन के लॉस के हिसाब से देखा जाए तो? ये क्या है, वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी है। क्योंकि ऑलरेडी जो यूक्रेन है वो एक एबल देश है, इंडिपेंडेंट देश है, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, वो खुद से क्या कर सकते हैं, अपने देश में इलेक्शन करवा सकते हैं। और यूएन चार्टर का जो आपका आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 है, वो नॉन इंटरफेरेंस के बारे में कहता है इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। लेकिन पास्ट में ऐसे प्रेसिडेंट्स देखे गए हैं जिसमें क्या है, सिमिलर गवर्नेंस अरेंजमेंट किया गया था, जैसे कोसोवो में किया गया था आफ्टर नेटो इंटरवेंशन, फिर ईस्ट तिमूर में किया गया था, इराक में किया गया था। लेकिन अभी का ये जो सिचुएशन है, इसमें जो यूक्रेन है उसके तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। तो इसीलिए देखा जाना होगा कि इन फ्यूचर क्या डेवलपमेंट होती है। अभी तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो इस बीच इलेक्शन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे हमारे देश में भी कभी सिचुएशन ग्रीम होने से इमरजेंसी लगता है, तो उस समय क्या है, गवर्नमेंट का जो टाइमिंग होता है, जो टेन्योर होता है, उसको 1 साल तक बढ़ा दिया जाता है। तो उस हिसाब से क्या है, इन सभी मुद्दों को हमें समझना ज़रूरी है। तो बाकी ये देखिए, इसमें बस आपको एक आइडिया डेवलप करना है। ओके, सीधा सीधा आप ऐसा क्वेश्चन क्या है, लेस एक्सपेक्टेड है, अगर कहीं कभी आ जाता है तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। चलिए फर्दर क्या है उसको देखते हैं इसमें। तो इसमें ये अच्छी बात कही है कि जो भी सल्यूशन लाया जाएगा, ओके, किसी भी कन्फ्लिक्ट में हो, वो चाहे रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट में हो या फिर आपका इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो, उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन फोकस रहना चाहिए, ताकि आपका जो जस्टिस है वो इंश्योर किया जा सके। जो पीस प्रोसेस है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का जो पीस डील होने वाला है, तो इसमें ये देखा गया है कि आपका यूक्रेन का जो से है उसको तो महत्व दिया नहीं जा रहा है। जैसे आप वाइट हाउस का जो मीटिंग है वो देख सकते हैं, या फिर जो भी पीस टॉक है वो आपके रशियन डेलीगेट्स और यूएस डेलीगेट्स के बीच में चल रहा है। तो इसमें ज़रूरी है कि यूक्रेन का जो पॉइंट है उसको भी रखा जाए, ताकि जो भी पीस डील है वो इंक्लूसिव पीस डील हो, जस्ट फुल पीस डील हो, ताकि लॉन्ग टर्म पीस को बनाया रखा जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा इसमें। ओके, तो इसीलिए क्या है, अभी अगर यूएन के चार्टर को अपहोल्ड करना है तो वो यूएन का चार्टर क्या कहता है कि टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, एक देश का जो सोवरेनिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऑफ ऑल स्टेट कहता है। ओके, तो कभी क्या है, प्रीलिम्स में ऐसे यूएन चार्टर के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, स्पेशली तब जब ये चीज़ें क्या है, आपके लगातार न्यूज़ में बनी रहती है। नहीं तो आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कितने के चार्टर आप याद रखेंगे, लेकिन स्पेशली जब कोई मुद्दा आ जाता है न्यूज़ में, तो वो देखना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ जियोपॉलिटिकल विजन शुड बी लार्जर। तो इसमें ये आर्टिकल बात करता है कि अभी इंडिया का जो रुख है, स्पेशली रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को लेके हो, या फिर आपका वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, तो उसमें इंडिया का रुख क्या है, बड़ा ही आपका पैसिव सा है। तो इसमें ऑथर साहब ने यही चीज़ें मेंशन की है कि इंडिया अभी जैसे ग्लोबल पावर के तरह सर्च कर रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो उस हिसाब से क्या है, अभी इंडिया को, और फिर इंडिया परमानेंट मेंबरशिप भी चाहता है यूएनएससी में, तो उस हिसाब से क्या करना है, इंडिया को प्रोएक्टिव रोल भी प्ले करना है डिफरेंट ग्लोबल इश्यूज़ में। इंडिया को बाई स्टैंडर्ड की तरह साइड से सिर्फ रुक के चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व करना है। इससे क्या होता है, हमारा जो एक ग्लोबल लेवल में जो एक से है वो कम होता है। तो इसीलिए इसमें यही चीज़ें कही गई है कि इंडिया ने पास्ट में जैसे डिफरेंट आपके जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में एक एक्टिव रोल प्ले किया था, उसी तरह से ये अभी के जो आपके कन्फ्लिक्ट है उसमें एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं और अपना जो स्टेचर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी इसमें बांग्लादेश का जो वार था, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वार 1971 का, तो उसमें इंडिया ने मिलिट्री सपोर्ट दिया था, ह्यूमैनिटेरियन
असिस्टेंस दिया था, डिप्लोमेटिक अलायंस किया था। तो इसमें असर्टिव लीडरशिप देखा गया था। लेकिन अभी के समय पे क्या है, हमारा पावर पास्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम क्या है, अभी पैसिव लीडरशिप दिखा रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल ऐसा बोल रहा है। तो इसमें फिर जो मालदीव्स में कूप हुआ था 1988 में, उसमें भी इंडिया ने सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र की तरह काम किया था। फिर जो श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल, तो उसमें भी इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग मिशन भेजा था, तो रीजनल सिक्योरिटी रोल प्ले किया था। फिर कोरियन वार में भी जो न्यूट्रल नेशंस कमीशन था, उसमें भी चेयर किया था इंडिया ने, और हमने पीस ब्रिज बिल्डर की तरह काम किया था। फिर कोविड-19 के समय भी हमने वैक्सीन मैत्री जो प्रोजेक्ट है उसके तहत 150 कंट्रीज़ को मदद किया था। तो इससे हमारा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी झलकता है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें सॉफ्ट पावर, इसमें हार्ड पावर, इसमें भी हार्ड पावर। तो इंडिया को क्या करना है, अपना जो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर है, दोनों को यूज़ करना है, ताकि ग्लोबल लेवल में क्या कर सके, हम भी अपना छाप छोड़ सके, ताकि हमें क्या हो, इन फ्यूचर जो वर्ल्ड है वो एक रेस्पॉन्सिबल पावर की तरह देखे, एक लीडर की तरह देखे, कि ग्लोबल लेवल में जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया उसमें रहती है और सल्यूशन ढूंढती है। फिर इवन जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट अमोंग लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक मॉरल दायित्व होता है कि हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं, और हमारा आर्टिकल 51 भी ये कहता है डीपीएसपी का, कि जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उसको पीसफुल तरीके से नेगोशिएट करना चाहिए। तो उसमें इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो अभी इंडिया क्यों रिलक्टेंस दिखा रहा है, एक तो स्ट्रैटेजिक कॉशन हम अपना रहे हैं, तो ये रीज़न भी सही है। क्या रीज़न है हमारा रिलक्टेंस के पीछे, तो ग्रेट पावर राइवलरी चल रहा है, तो उसके बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारा अभी का जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ओके, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बूस्ट होना चाहिए वो नहीं है, तो उसको हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो ग्रोथ फर्स्ट डिप्लोमेसी हम अपना रहे हैं, वजह है कि आपके ग्रेट पावर राइवलरी के बीच में घुसने के बजाय हम ये चीज़ें कर रहे हैं। फिर हम मल्टी अलाइनमेंट डॉक्ट्रिन ले रहे हैं, कि सभी से मिलजुल के रहना है, किसी के पक्ष में नहीं बात करनी है, जो हमारा नॉन अलाइनमेंट अप्रोच रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। और वाई दिस मस्ट चेंज नाउ, तो क्यों चेंज होना है, ये सभी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं, आप एक बार इसको देखिएगा। तो इससे क्या है, मेंस में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहेंगी। नेक्स्ट बात, आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग वैली एंड हिल्स। तो ये आर्टिकल स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता है, कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर में पीस लानी है और स्थिरता लानी है, तो पीपल का पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना ज़रूरी रहेगा। सिर्फ अगर मिलिट्री टैक्टिक्स लेते रहें तो उससे क्या है, जो पीस है वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं रहेगा। तो रियल में अगर हमें स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है फॉर लॉन्ग टर्म, और पीस अगर मेंटेन रखना है, तो उससे क्या है, पीपल का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, उसको इंश्योर कराना ज़रूरी रहेगा, ताकि लोगों का इंक्लूसिव तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके, इंक्लूसिव तरीके से डिसीजन मेकिंग की जा सके, लोगों का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें अभी क्या होता है, आप ये देखेंगे कि जितना डिस्टर्ब्ड एरिया है इंडिया में, तो एक समय पे पंजाब में आपका खालिस्तानी एक्टिविज़म हो, या फिर जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का प्रॉब्लम हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम हो, या फिर रेड कॉरिडोर जो एरिया है उसमें आपका माओइज़म का प्रॉब्लम हो। तो इन सभी प्रॉब्लम में क्या है, गवर्नमेंट हमेशा ही दो टैक्टिक्स अपनाती आई है। एक जो है मिलिट्री टैक्टिक्स और एक डेवलपमेंटल टैक्टिक्स, या फिर दो अप्रोच, एक मिलिट्री अप्रोच या फिर हार्ड अप्रोच कह सकते हैं, एक डेवलपमेंटल अप्रोच अर्थात सॉफ्ट अप्रोच कह सकते हैं। तो इसमें अभी क्या है, जो हार्ड अप्रोच है उसको कम रखना है, उसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखना है, और कौन सा अप्रोच अपनाना है, सॉफ्ट अप्रोच। क्योंकि सॉफ्ट अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, लोगों की जो ट्रस्ट है उसको जीत सकते हैं,
और उससे क्या होगा, जब लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व हो जाती है। बाकी अगर एक्सट्रीम लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तभी मिलिट्री के द्वारा उसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अभी दोनों ही सही है, दोनों ही आपको अप्रोच रखना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस में देना है, आपका सॉफ्ट अप्रोच में ध्यान देना है, डेवलपमेंटल अप्रोच में ज़्यादा ध्यान देना है, और मिलिट्री अप्रोच को लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही देखना है। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो इसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने के बारे में कहा गया है, जस्टिस के बारे में कहा गया है अगेंस्ट फोर्स, ओके। फिर एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में कहा है गवर्नेंस में, ओके। फिर आपका इंसर्जेंसी को मैनेज करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंश्योर करना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। फिर सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर यूनियन टेरिटरी के बीच में क्या है, एक अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया वांट्स यूएस टू ईज नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो अभी नॉन इंडिया और यूएस के बीच में क्या है, एक आपका टैरिफ वार के जैसा माहौल क्रिएट हो सकता है अगर यूएसए रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देती है आफ्टर 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो 2 अप्रैल से आपका जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको लगाने की बात कही जा रही है बाय यूएसए। तो इसके लिए अभी क्या है, नेगोशिएशंस चल रहा है, और एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहा है जो बाय 2025 उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये 2 अप्रैल से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या है, इंडिया आपके जो भी प्रोडक्ट में, यूएस के प्रोडक्ट में जितना पॉसिबल हो सकता है टैरिफ को कम करेगा। जैसे आपका स्पेशली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जो यूएसए से जो वालनट आती है, एलमंड आती है, उसमें टैरिफ कम करने के बारे में कहा है। फिर जो ब्रांडेड वाइन आती है उसमें भी टैरिफ की छूट देने के बारे में इंडिया ने कहा है। तो अभी इंडिया उसके बदले क्या मांग रहा है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर है, अभी नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, एक तो टैरिफ बैरियर हो गया कि आपने टैरिफ ज़्यादा लगा दिया, मतलब सामान में टैक्स ज़्यादा लगा दिया, इंपोर्ट टैक्स। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या हुआ, जो सामान है उसमें आपका सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर को देखना कि इसमें आपका रेसिड्यू ज़्यादा है या फिर केमिकल ज़्यादा है, ये हार्मफुल है, ओके। फिर कपड़े का क्वालिटी ठीक नहीं है, ये सब जो बैरियर है। फिर जो अदर जो रेगुलेटरी बैरियर है, वो सभी चीज़ें क्या आ जाती है, नॉन टैरिफ बैरियर में आ जाती है। तो यूएसए क्या करता है, इंडिया के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है। तो उन नॉन टैरिफ बैरियर को कम करने के बारे में इंडिया मांग कर रहा है। और इसी के साथ जो वर्कर्स वीज़ा है, H1B वीज़ा, उसमें भी ईज़ लाने के बारे में इंडिया बात कर रहा है। तो ये देखा जाना होगा कि क्या होता है आगे जाके, ओके। तो बाकी जो भी डिटेल्स है इसमें मेंशन की गई है। तो इन फ्यूचर क्या है, आपका टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, अभी यूएसए क्या करता है, इंडिया के जो फ्रूट है, स्पाइसेस है, उसमें आपका पेस्टिसाइड्स को लेके कहता है कि जो टॉलरेंस लेवल है उससे ज़्यादा है, तो ये रिजेक्ट कर देता है हमारे प्रोडक्ट को। फिर रेगुलेटरी हर्टल है, जो केमिकल सर्टिफिकेशन चाहिए वो ईजिली नहीं मिलता है। तो ये सभी प्रॉब्लम देखी जाती है, ओके। तो बाकी इसमें जो भी चीज़ें मेंशन की है उसको आप एक बार देखिएगा, ओके। तो इसमें प्रोडक्ट्स भी मेंशन किए गए हैं कि कौन से प्रोडक्ट में आपके नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं, टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड एंड सी फूड में। तो हमारा जो जेनरिक ड्रग है वो भी यूएसए में क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से नहीं बिक पाता है। तो इन सभी चीज़ों को कम करना है। तो दोनों के तरफ से रेसिप्रोकेट करेंगे तो बिजनेसेस अच्छा रहेगा, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग गेट्स 23,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो अभी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, वो भी स्पेशली कौन से सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने मीडिया में ब्रीफ किया और ये कहा कि 23,000 करोड़ का पीएलआई बूस्ट दिया जाएगा। तो अभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या होता है, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फार्म होती है उनको ये इंसेंटिव दिया जाता है कि अगर कंडीशन रखा जाता है कि अगर इतना इतना प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस किया गया
अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाई गई, एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाया गया तो उनको क्या दिया जाएगा, उसके ऊपर मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इससे क्या होती है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो मोटिवेटेड हो जाती है, क्योंकि उनका खर्चा कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो इनिशियली जब मोटिवेशन दिया जाएगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इन फ्यूचर क्या है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए क्या है, ये एक इनिशियल बूस्ट, एक थ्रस्ट दिया जाता है, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ये बात कर रहा है। तो पीएलआई क्या है, डिफरेंट सेगमेंट में दिया जाता है। तो इन फ्यूचर क्या है, पीएलआई के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ क्या है, हमें इसको मेंस के लिहाज से भी समझना ज़रूरी है। पीएलआई स्कीम हो, आत्मनिर्भर भारत स्कीम हो, मेक इन इंडिया स्कीम हो, ये सभी स्कीम कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकती है और उससे कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहती हैं। ओके, तो इसी को इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल अपहोल्ड सीसीआई ऑर्डर। तो सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में एक लॉ है, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2000। तो उसी के तहत क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म किया गया है। क्यों फॉर्म किया गया है, कि जो भी मार्केट में जो भी अनहेल्दी कंपटीशन है, जो भी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज है बाई कंपनीज, उसको रोका जा सके और एक फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन को इंश्योर किया जा सके इकोनॉमी में, उसके लिए सीसीआई का फॉर्म किया गया है। तो अभी सीसीआई क्या करती है, जो भी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जो भी आपके डिफरेंट, जैसे इसमें गूगल का केस दिया है, तो अभी गूगल क्या कर रही है, अपने प्ले स्टोर में जो पेमेंट होता है उसके लिए सिर्फ जीपे का ऑप्शन रख रही है। और जीपे से अगर पे करे तो जो आपका ऐप है उसको, अभी जैसे कि कोई कंज्यूमर एक ऐप ले रहा है, उस ऐप को सब्सक्राइब करना चाहता है, तो सब्सक्राइब करने से क्या है, उसको प्ले स्टोर में जाके पेमेंट करना होगा उस ऐप में, उस ऐप के लिए। तो जब ऐप के लिए पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट सिर्फ जीपे में कर सकता है। तो उससे क्या है, गूगल उसमें क्या करेगा, ज़्यादा फ़ी रखेगा। तो इसीलिए क्या है, डिफरेंट ऐप की जो कंपनी है या फिर जो डिफरेंट ऐप ओनर है, वो सीसीआई में उन्होंने केस किया। तो इस केस की वजह से क्या है, आपका गूगल के ऊपर फाइन लगाया गया है। तो 216 करोड़ के लगभग इस फाइन या फिर पेनल्टी लगाया गया है। तो अभी ओवरऑल ये जो फ़ाइन लगाया गया है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है, आपका प्रीलिम्स के लिहाज से सीसीआई क्या है, कंपटीशन, ये स्टैट्यूटरी कमीशन है या नॉन स्टैट्यूटरी है, इन सभी चीज़ों को पूछा जा सकता है। और ओवरऑल जो मार्केट मोनोपोली है बाय डिफरेंट बिग जायंट्स, जैसे आपका गूगल हो, ओके, या फिर आपका एक्स हो, ओके, तो ये कैसे मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, जो फेयर कंपटीशन है उसको हटा सकते हैं, और उसको कैसे प्रोटेक्ट, उसको उसके अगेंस्ट जो छोटे छोटे फर्म है या फिर कंपनीज़ है या फिर डोमेस्टिक लेवल की कंपनी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उस लिहाज से एक आपको सिंपल सा मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो इसमें नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में ही। तो इसमें कहा गया है कि लाइकली टू हर्ट लेस, कि कम हर्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में अभी एक तो डिस्कशन होने वाला है, और ऊपर से क्या है आपका, अगर अगर देखा जाए कि यूएस ने ऑलरेडी क्या है 20 to 25% टैरिफ को हाइक किया है ऑन मैक्सिको, कनाडा, चाइना। तो अभी चाइना से भी बहुत सारी प्रोडक्ट यूएसए में जाती है, और यूएसए क्या करता है, जो भी डिफरेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, सभी प्रोडक्ट को वो प्रिपेयर नहीं करता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता है, इसीलिए वो उन प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट देशों के ऊपर निर्भर रहता है। तो इससे क्या है, अगर डिफरेंट नेशन के ऊपर, जैसे चाइना के ऊपर, अभी यूएसए का मेन कंसर्न इंडिया से बढ़ के चाइना है, तो चाइना के ऊपर या फिर कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स लगाता है, तो उसको उनका जो भी एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, उसको कौन रिप्लेस कर सकता है, इंडिया। तो इसमें क्या है, इंडिया को एक अच्छा मार्केट मिल सकता है। और इसी के साथ इस आर्टिकल में ये भी सुझाव दिया गया है कि इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स का पॉलिसी है, एक्सपोर्ट का पॉलिसी है, उसको सिर्फ यूएस के लिहाज से ही नहीं देखना है, हमें हमारा जो ट्रेड डाइवर्सिफाई है, ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है, उसको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है विथ डिफरेंट नेशन।
जापान हो, साउथ कोरिया हो, या फिर साउथ ईस्ट एशियन के नेशन हो, अफ्रीकन रीजन हो, तो इन जगह में हमें क्या करना है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना है। और हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक सेक्टर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना है। और मैन्युफैक्चरिंग के बूस्ट के लिए हमें क्या करना है, आपके डीरेगुलेशन करना है, फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है उसको और एक्सपेंड करना है। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है विनिंग देम सॉफ्टली। तो इसमें अभी ये आर्टिकल क्या कहता है, आपके हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बारे में बात करता है। तो अभी हार्ड पावर क्या हो गया, तो हार्ड पावर हो गया जब कोअर्सिव फोर्स यूज़ किया जाता है या फिर मिलिट्री माइट यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाता है, जो हम आपके यूएसए के पॉलिसी में देख सकते हैं। तो ये एक हार्ड पावर है। और हार्ड पावर क्या है, बहुत दूर आपका अनएथिकल भी है। इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को, दूसरे रीजन को डोमिनेट करना चाहती है। और सॉफ्ट पावर क्या है, ये एक आपका अपीलिंग पावर है, परसुएसिवली अपील किया जाता है थ्रू कल्चर, वैल्यू, आइडिया, इनोवेशन। और मैकेनिज्म क्या है हार्ड पावर का, वार है, ट्रेड थ्रेट्स है, फिर आपका डिप्लोमेसी ऑफ डेटरेंस है। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या है, आर्ट है, एजुकेशन है, मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल गुडविल है। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, सॉफ्ट पावर को फैलाया जाता है। तो किसने ये आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया था, बाय जोसेफ नाई। इन्होंने ही बोथ टर्म को कॉइन किया था, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो ये सभी चीज़ें आपके जीएस के हिसाब से इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, इन जो कंसेप्ट है इनको हमारे जीएस के मेंस के लिहाज से समझना ज़रूरी है। और प्लस प्रीलिम्स में भी क्या है, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछा जाता है। तो हार्ड पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, कभी स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। तो इसमें डिफरेंट सिनेरियो भी दिखाया गया है। जो कोल्ड वार का समय था, उस समय आप देख सकते हैं कि सोवियत ने भी अपना हार्ड पावर दिखाया था, यूएसए ने भी अपना हार्ड पावर दिखाया था। लेकिन यूएसए का जो इन्फ्लुएंस था ग्लोबल लेवल में वो ज़्यादा था। क्यों? बिकॉज यूएसए क्या है, हार्ड पावर के साथ साथ उनका सॉफ्ट पावर भी स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल यूएस का जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो चाहे फिल्म हो, म्यूज़िक हो, यूनिवर्सिटीज़ हो। तो अभी लोग क्या करते हैं, इनको जो भी यूएस कल्चर है उनको उसको अपना रहे हैं। तो इससे क्या है, यूएस का जो सॉफ्ट कल्चर है वो भी स्प्रेड हो रहा है। तो यूएस का जो आपका सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों ही अगर लिहाज से देखें तो वो स्ट्रांग है। बाकी इसमें इंडिया का क्या सॉफ्ट पावर है, अभी इसमें बताया है कि डिफरेंट जो हमारे करेंट, अगर डिफरेंट डायमेंशन देखें, हंगर में अगर हमारा रैंकिंग देखें तो 105 में है, बहुत ही बुरा रैंकिंग है। फिर 41st रैंक है इन जीडीपी पर कैपिटा में। ओके। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 के ऊपर हमारा रैंकिंग है। लेकिन इंडिया सॉफ्ट पावर अगर ग्लोबल में सॉफ्ट पावर रैंकिंग में 30 में आता है। क्यों? बिकॉज इंडिया के पास क्या है, कल्चरल, इंडिया कल्चरल कैपिटल है। डिफरेंट सेगमेंट में अगर देखें, सिनेमा में अगर देखें तो बॉलीवुड का सिनेमा 90+ कंट्रीज़ में चलता है। ओके। फिर आपका डायस्पोरा का व्यूअरशिप आप देख लीजिए, अक्रॉस आप गल्फ कंट्रीज़ में देख लीजिए, अफ्रीका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, फिर नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिए, ओसेनिया रीजन में देख लीजिए। फिर योगा, आयुर्वेदा, स्पेस सेक्टर में 6th ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्पेस पावर है हम। साइंस के सेक्टर में, एजुकेशन एंड टैलेंट के सेक्टर में, तो हमारा एजुकेशन और टैलेंट इतना ज़्यादा है कि हम डिफरेंट नेशन में क्या कर रहे हैं, जो उनको टैलेंट चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक टैलेंट एक्सपोर्टर की तरह भी काम कर रहे हैं। और कल्चरल लेवल में या फिलॉसफी के लेवल में देखा जाए तो ग्लोबल इंटरेस्ट है भागवत गीता में। जो भी गीता में सुझाव दिया गया है वो सभी पढ़ना चाहते हैं आज के समय पे। जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक की जा सकती है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए आज के जो मटेरियलिस्ट कल्चर है, जो वेस्ट से इम्पोर्ट हुआ कल्चर है, उसके अगेंस्ट कैसे हम एक सेफ्टी वेल्व लगा सकते हैं, बाय इंडियन स्पिरिचुअलिटी। फिर जो गांधीयन एथिक्स है, जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है, ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, ग्लोबल फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दर्शाती है। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ये आज का लास्ट आर्टिकल है और ये आर्टिकल बात करता है कैंसल पैट्रियार्की। तो इसमें जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जिसको अमेंड किया गया था 2005 में, उसके बाद क्या किया गया कि आपका जो सन है, सन के साथ ही डॉटर को भी इक्वल
आपका राइट दिया गया फादर के या फिर जो भी आपकी एंसेस्टरल प्रॉपर्टी है उसमें। तो अभी इसमें क्या है, ये जो एक्ट है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, इसमें लीगल जो चेंजेस है वो तो ला दिया गया कि जो भी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होगी उसमें सन और डॉटर दोनों का ही बराबर का हक रहेगा। और डॉटर का अगर शादी भी हो गया है उसके बाद भी क्या है, अपने जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें हक रहेगा। लेकिन क्या देखा गया है कि प्रैक्टिकल में जो भी हमारे डॉटर है उनको राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी नहीं मिला है अंडर दिस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। उनको जो हक मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिला है। और नहीं मिलने का रीज़न लॉ नहीं है, नहीं मिलने का रीज़न है पेट्रियार्कल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, जो क्या कर रहा है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी को, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन को वॉयलेट कर रहा है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि जो आपका मेल है और फीमेल है या फिर जो सन है डॉटर है, दोनों को ही क्या मिलना है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें राइट्स मिलना ज़रूरी है, ताकि आपके प्रॉपर्टी के सेगमेंट में इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। और प्रॉपर्टी से क्या होता है, लोगों के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आते ही क्या होता है, लोगों का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो बढ़ जाता है। सोसाइटी में जो एक आपका वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर किया जाता है उससे सोशल वेलबींग, कल्चरल वेलबींग, पॉलिटिकल वेलबींग ये सभी इंश्योर की जा सकती है। तो इसको इकोनॉमिक डायमेंशन से, पैट्रियार्की के डायमेंशन से, वुमेन एम्पावरमेंट के डायमेंशन से समझना ज़रूरी रहेगा। और इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाने के लिए, वो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आज के लिए अलविदा।